हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। ईएमआरएस 2025 की हमने क्लासेस को स्टार्ट करा है, टीयर 1 की। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की अभी हमारी क्लासेस हो रही, कुछ टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स की क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं, पहले हम वो देखेंगे और फिर लर्नर्स की क्या विशेषताएं होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम कुछ 8-10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक से आपको कितना समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, ये हमारा क्लास का एजेंडा रहेगा। क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी और हिंदी में भी रहेगी। तो मीडियम के कोई भी बच्चे हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम का डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ हमारे बैचेस के बारे में। हमारे जो भी एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन पे जो भी कोर्सेज हमने स्टार्ट करे हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कौन से कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में यूजीसी नेट जेआरएफ में हिंदी साहित्य और पेपर 1 का कॉम्बो बैच है, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें आपको यूनिट वाइज पूरी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे और 5 टेस्ट सीरीज भी आपको इस कोर्स में दी जाएगी। एक है हमारे पास में ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट का ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स। इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, इसमें आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिलेंगे, यूनिट 1 to 10 सारी कवर करवाई जाएगी और पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, इतना इनका प्राइस है। अगला हमारे पास में है हिंदी साहित्य का फाउंडेशन बैच है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। इसमें आपको यूनिट वाइज नोट्स दिए जाएंगे, यूनिट वाइज 1 to 10 क्लासेस जो है वो सारी कवर करवाई जाएंगी, रिवीजन के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीवाईक्यू की क्लास मिलेगी। सारी चीजें आपको डिटेल में इस फाउंडेशन बैच जो कि हिंदी साहित्य का यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए हमने शुरू किया है, इसमें आपको मिलेगी। अगर आपको पेपर 1 का बैच चाहिए तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का आप पेपर 1 का बैचेस ले सकते हो। इसमें कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी, पीवाईक्यू की क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, रिवीजन सेशन, बाइलिंगुअल कंटेंट, सारी चीजें आपको इस एक ही बैच में उपलब्ध करवाई जाएगी और पेपर 1 आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अगर आपको महापैक चाहिए, जेआरएफ का महापैक चाहिए जिसमें 10 प्लस यूजीसी नेट जेआरएफ के बैचेस आपको इस महापैक में दिए जाएंगे। आपको टेस्ट बैच मिलेगा, आपको नोट्स बैच मिलेगा, आपको रिवीजन बैच मिलेगा, आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा, आपको अन्य सभी अपकमिंग बैचेस मिलेंगे, पेपर 1 का बैच मिलेगा, हिंदी साहित्य का बैच मिलेगा। जितने भी आपके 10 महापैक्स होंगे वो आपको इसके अंदर इस एक ही सब्सक्रिप्शन में दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसका प्राइस रहने वाला है। आगे बढ़े तो हिंदी साहित्य के नोट्स है हमारे पास में, यूनिट 1 to 10 फुल नोट्स कवर करते हैं वो सारी यूनिट्स को। रिवीजन के नोट्स है 200 पेजेस के और उसमें वन लाइनर्स भी है 40 पेजेस के। इतना इसका प्राइस रहने वाला है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की आप तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से, तो आप दोनों के लिए कोर्स लेना चाहते हो तो आप एक इस बैच को परचेज कर सकते हो। इसमें यूजीसी नेट की क्लासेस मिलेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास मिलेगी और नोट्स और टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ सबके लिए। ठीक है, इतना इसका प्राइस रहने वाला है। आप अगर पीवाईक्यू बैच को देख रहे हो कि भाई मेरे को यूजीसी नेट में पीवाईक्यू बैच चाहिए, तो उसमें आपको पिछले 5 सालों की पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और ये इसका प्राइस रहने वाला है। आपको अगर कॉमर्स का बैच चाहिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी बैच है। पेपर 1 और कॉमर्स का दोनों का बैच है हमारे पास में, जिसमें यूनिट वाइज क्लासेस और नोट्स आपको दोनों दिए जाएंगे। ये कॉमर्स का और पेपर 1 का दोनों का कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे बैचेस हैं। आप अगर इनके अलावा भी किसी और सब है ना, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप एपी की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको नोट्स चाहिए, आपको ई नोट्स चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पे काफी सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, काफी सारे अपकमिंग कोर्सेज हैं जो नए नए आने वाले हैं। आप उन सबको देख सकते हो, अपने
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, 9450403952 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप पे हमको कॉल या फिर अपनी क्वेरीज को भेज सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी डाउट है, आप यहाँ पे हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी कोई जनरल क्वेरी भी है, आपको किसी भी चीज के बारे में कोई भी डाउट हो रहा है, तो भी आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हो। आपकी क्वेरी जो है वो डेफिनेटली रिजॉल्व करवा दी जाएगी हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, ये सारे बैचेस का आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। शिक्षार्थी की विशेषताएं यानी कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि लर्नर कौन होता है। भाई शिक्षार्थी कौन है? जो एक तो टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा। वो जो स्टूडेंट है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे शिक्षार्थी यानी कि लर्नर कह रहे हैं, अधिगमकर्ता कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है इसकी क्या विशेषताएं होती है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन परिचय देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी आयु, परिपक्वता, आवश्यकताओं, रुचियों और सीखने की शैली में अलग होता है। हमको पता है भाई एवरी लर्नर इज डिफरेंट इन टाइप ऑफ एज, मेच्योरिटी, नीड्स, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स। भाई सभी तरीके के बच्चे जो है वो अलग होते हैं। बच्चे क्या, सभी तरीके के इंसान जो है वो अलग होते हैं। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आपके दोस्त अलग है, मेरे दोस्त अलग है, आपके भाई बहन अलग है, मेरे भाई बहन अलग है, तो सब लोग अलग अलग होते हैं। वैसे इसमें बताया हुआ है कि सभी तरीके के जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो भी अलग होते हैं। उनकी उम्र अलग होती है, उनके अंदर मेच्योरिटी अलग होती है, उनकी जरूरतें अलग होती है, उनकी रुचियां अलग होती है, उनकी लर्निंग की स्टाइल यानी कि सीखने की शैली अलग होती है। शिक्षार्थियों की विशेषताओं को समझना शिक्षक को प्रभावी शिक्षण पद्धति अपनाने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स टीचर टू डिजाइन इफेक्टिव टीचिंग मेथड। अब आप अगर अपने शिक्षण को इफेक्टिव यानी कि प्रभावी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, उनको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उनको समझ जाओगे तो फिर आपकी जो शिक्षण है, आपका जो टीचिंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होके निकलेगी। अगर क्या है, अब मैं टीचर हूँ और मेरे को पता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस उम्र के हैं। मेरे स्टूडेंट्स अगर 25 साल के हैं तो मेरे को पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैच्योर होंगे, उनका पढ़ने का तरीका इस तरीके का होगा, क्योंकि 25 साल के बच्चे इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता है तो मैं क्या करूंगी, उनके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग की स्टाइल लेकर आऊंगी, उनके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाने का तरीका बनाऊंगी, उनके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट लेकर आऊंगी। अगर मेरे को पता है कि मेरे बच्चे अगर छोटे हैं यानी कि वो एलकेजी नर्सरी क्लास में है, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को मैं अगर पढ़ाती हूँ तो मेरे को पता है कि उनका पढ़ने का तरीका कैसा होगा, तो मैं अपनी जो टीचिंग स्टाइल है वो उनके अकॉर्डिंग करूंगी। तो टीचर अपने शिक्षण को कब प्रभावी बना सकता है? जब वो अपने स्टूडेंट्स को जानता हो। जब टीचर अपने स्टूडेंट्स को जानेगा तभी तो वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि शिक्षार्थी की विशेषताओं को समझना ही शिक्षक को प्रभावी शिक्षण पद्धति अपनाने में मदद करता है। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थियों के प्रकार। अब शिक्षार्थी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, लर्नर्स जो है वो कितने प्रकार के होंगे। हम बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के लर्नर्स को देखेंगे। एक होते हैं आपके किशोर शिक्षार्थी यानी कि किशोर अधिगम करता। आप शिक्षार्थी की बजाय इसको अधिगम करता ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, आप इसको अधिगम करता कर लेना। ठीक है, अधिगम करता यानी कि लर्नर्स। एक तो होते हैं आपके किशोर अधिगम करता यानी कि आपके अडोलसेंट लर्नर्स, एक होते हैं आपके प्रौढ़ अधिगम करता यानी कि आपके अडल्ट लर्नर्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में उम्र का अंतर होता है। उम्र का अंतर कैसे? अडोलसेंट जो है इनकी आयु लगभग 12 से 18 वर्ष तक होती है और अडल्ट जो है ये लगभग 18 से 20 वर्ष के ऊपर वाले बच्चे होते हैं। तो अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप अगर 12, 15, 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनको पढ़ाने का तरीका अलग होगा ना हमारा। अगर आप 20 साल 25 साल से बड़े बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो, मैं जैसे यूजीसी नेट के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी बड़े बड़े उम्र के होते हैं, कुछ मैरिड होते हैं, है ना, कुछ के काफी छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, कुछ के काफी बड़े बड़े बच्चे होते हैं। 40-40 साल की उम्र में लोग जो है वो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो हम उनको पढ़ाते हैं तो उनको उम्र उनकी जो है वो 40-40 साल है, 35-35 साल के वो हैं, तो उनको पढ़ाने का तरीका हमारा अलग होगा। अब अगर मैं 12 साल के बच्चे को पढ़ाऊंगी तो उसको पढ़ाने का तरीका मेरा अलग होगा। तो इसलिए एक तो होते हैं हमारे पास में अडोलसेंट लर्नर्स यानी कि किशोर विद्यार्थी, एक होते हैं हमारे पास में अडल्ट लर्नर्स यानी कि प्रौढ़ शिक्षार्थी या फिर प्रौढ़ अधिगमकर्ता। अब ये दोनों इनकी उम्र अलग है, तो उम्र अलग होने की वजह से इनके अंदर विशेषताएं भी अलग होगी। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, अंतर आपको दिखेगा कि उम्र का फर्क है, तो उसकी वजह से छोटे बच्चे में
मैच्योरिटी कम होगी। छोटा बच्चा जो है वो ज़्यादा चीज़ों को समझेगा नहीं। छोटा बच्चा जो है उसमें कुछ अलग-अलग बदलाव जो है उसके शरीर में होते रहेंगे। लेकिन बड़ा बच्चा है, आपका 20 साल का अगर कोई आदमी है, 20 साल का कोई बच्चा है, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि भई ये 20 साल का है, बड़ा हो चुका है, इसके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, इसके दिमाग का विकास हो चुका है। तो अंतर आपको वैसे ही दिख जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 2 तरीके के अधिगमकर्ता हैं, एक एडोलसेंट लर्नर्स, एक अडल्ट लर्नर्स। तो दोनों अलग-अलग हैं, तो दोनों की विशेषताएँ भी अलग-अलग होंगी। ठीक है? सबसे पहले हम करते हैं किशोर अधिगमकर्ता, जिनकी उम्र मैंने बता दी 12 साल से 18 वर्ष तक की होती है। अब इसकी विशेषताएँ क्या है? सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होती है, इनके अंदर शारीरिक विकास में क्या-क्या बदलाव आते हैं या फिर शारीरिक विकास किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। तीव्र शारीरिक परिवर्तन इनके अंदर आता है, यौवनावस्था आती है, स्वास्थ्य और गतिविधि की आवश्यकता इनके अंदर होती है। अब फिजिकल ग्रोथ से क्या मतलब है? सबसे पहली विशेषता होती है फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक विकास। अब बच्चा अगर 12 साल से 18 साल के बीच में है तो उसके अंदर एडोलसेंट पीरियड चलता है, जिसके अंदर उसके शरीर में काफी सारे बदलाव जो है वो उसको देखने को मिलते हैं। आप देखोगे लड़कियों के फेस पे काफी ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, लड़कों के फेस पे भी इस उम्र में काफी ज्यादा पिंपल्स जो है वो निकलने लग जाते हैं। बच्चे जो है वो 10th 11th 12th है ना, 11th 12th क्लास में होते हैं, तो वो उनको वो फेस करते हैं कि भाई उनकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है, वो पतले हो रहे हैं, वो मोटे हो रहे हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। कभी उनके फेस के ऊपर है ना, मतलब काफी ज्यादा है ना, आप देखोगे कि एक्नेस जो है, पिंपल्स जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। काफी सारे फिजिकल बदलाव, शारीरिक बदलाव जो है वो अपनी बॉडी के अंदर फील करते हैं। ये होता है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल ग्रोथ। क्या होती है एडोलसेंट्स के अंदर? फिजिकल ग्रोथ होती है कि इनके अंदर काफी सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी स्टेज आता है जिसकी वजह से इनके हार्मोनल्स जो है वो चेंज होते हैं, काफी सारी नीड्स जो है वो इनकी बदलती है, हेल्थ और एक्टिविटी को लेकर काफी सारी गतिविधियां जो है उसकी आवश्यकता इनको होती है। ठीक है, ये फिजिकल ग्रोथ हो गई। एक होता है भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। अब शारीरिक बदलाव तो होते ही हैं, फिजिकल चेंजेस तो बच्चों के अंदर आते ही हैं इस उम्र में, लेकिन साथ ही साथ भावनात्मक विकास भी आता है। आप अगर देखोगे, एक अगर 25 साल का है ना बच्चा है और एक अगर 12-15 साल का बच्चा है, तो दोनों की भावनाओं में आपको अंतर वैसे ही दिख जाएगा। एक अगर 15 साल का बच्चा है तो उसको पता ही नहीं होगा, वो कभी तो गुस्सा होगा, कभी वो है ना खुश रहेगा, कभी सोचेगा कि अरे यार कितनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, तो कभी सोचेगा कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कभी सोचेगा कि दोस्तों से बात नहीं करनी है। उसके अंदर एक स्टेबिलिटी जो है, स्थिरता जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर एक 25 साल का बच्चा है तो वो मैच्योर होगा, उसके अंदर ना ज्यादा फिजिकल बदलाव कुछ आएंगे क्योंकि सारे बदलाव ऑलरेडी हो चुके हैं, ना ज्यादा उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आएंगे, वो इमोशनली भी स्टेबल हो चुका है, उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी आ चुका है। तो यहाँ पे भी हमको अंतर देखने को मिलेगा। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा? मूड में उतार चढ़ाव आएगा, मूड स्विंग्स होंगे काफी ज्यादा, नीड फॉर रिकॉग्निशन, पहचानने की आवश्यकता होगी। पहचान की आवश्यकता क्या क्या मतलब है? आप देखोगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर नीड्स फॉर रिकॉग्निशन की जो है ना, मतलब रिकॉग्निशन की जो नीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफी ज्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, उनको लगता है कि मैं बदमाशी करूंगा या मैं कुछ भी, और मैं कहीं ऊपर से नीचे कूद रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो सब लोग मुझे देखेंगे, मेरे को अटेंशन मिलेगा। वो अटेंशन सीकर होते हैं, उनको पहचान करने, मतलब वो सब उनको जाने, सब उनको पहचानने इसकी आवश्यकता होती है उनको। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि पहचान की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा रिबेलियस होते हैं, काफी ज्यादा विद्रोही स्वभाव के होते हैं। विद्रोही कैसे? ऐसा हो रहा है, टीचर पढ़ा रही तो टीचर ऐसा क्यों हो रहा है, घर पे मम्मी ने बोला है कि ये काम नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का कारण क्या है, सभी ऐसे बोलते हो, इससे ना वो काफी ज्यादा रिबेलियस, काफी ज्यादा विरोह है ना, विद्रोही स्वभाव के होते हैं। तो ये सारे इमोशनल बदलाव जो है वो एडोलसेंट्स के अंदर आते हैं। एक होता है सामाजिक विकास। क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सामाजिक बदलाव भी उनके अंदर आता है, साथियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, समूह में स्वीकार्यता की चाह होती है, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब उनके साथी कैसे हैं उसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि आपका संगत जो है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर अपने अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे साथी होंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खराब होंगे तो वो गलत लत में ले जाएंगे, खराब चीजों में ले जाएंगे, खराब काम में ले जाएंगे बच्चों को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सोशल डेवलपमेंट में, सामाजिक विकास में क्या होता है, पीयर्स जो होते हैं, साथियों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, और साथ ही साथ समूह में स्वीकार्यता की चाह होती है, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस होती है। ये सारे सामाजिक विकास होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
बच्चे के अंदर दिमाग में भी विकास होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगेन्स, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि अमूर्त चिंतन जो है वो शुरू हो जाता है, जिज्ञासाएं शुरू हो जाती है, प्रयोग करने की प्रवृत्ति जो है उनके अंदर आ जाती है। अब बच्चा जो है वो इस उम्र में एडोलसेंट पीरियड में हमने देखा 12 से 18 साल का बच्चा है, बहुत छोटा भी नहीं है कि 7-8 साल का बच्चा है उसको कुछ पता ही नहीं है, नहीं, उसके दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, दो शब्द होते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस। अब छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ वही चीजें समझ सकता है जो उसने देखी हुई है, जो उसने टच करी हुई है। आप अगर छोटे बच्चे ने अगर कभी बिल्ली देखी है, कैट देखी है, तो वो सिर्फ कैट को ही पहचानेगा, उसने लायन नहीं देखा है तो वो लायन को पहचान ही नहीं पाएगा। अब जैसे हम तो बड़े हो गए तो हमारे दिमाग का विकास हो चुका है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं भी देखी है तो भी अगर कोई सामने वाला हमको बताएगा तो हम कुछ इमेजिनेशन करके उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं और हम उसको समझ भी लेते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास हो चुका है। तो सामने वाला क्या समझाएगा वो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा है, उसके बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है, उसने जो चीज देखा हुआ है वो सिर्फ उसी को समझ पाएगा। बच्चे ने अगर कैट देखी हुई है तो वो सिर्फ उसी को समझ पाएगा, वो लायन नहीं देखा है तो वो लायन को समझ ही नहीं पाएगा कि लायन किस तरीके का जानवर है, ये लायन क्या होता है ना। तो इसलिए बोला गया है कि कॉन्क्रीट थिंकिंग कब आती है, जब हम छोटे होते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, ठोस, ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। तो बच्चा जो है जब वो बहुत ही छोटा होता है, 7-8 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, ठोस है ना थिंकिंग होती है, ठोस चिंतन उसका होता है। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हम अमूर्त चिंतन की तरफ जाते हैं। अमूर्त यानी कि ऐसी चीजें जो हमने कभी देखी नहीं है, हमने कभी टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इमेजिनेशन से उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। वो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बच्चा जो है इस उम्र में बढ़ने लगता है, उसके अंदर जिज्ञासा जगती है और प्रयोग करने की प्रवृत्ति जो है वो भी डेवलप होती है। ठीक है, ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। और लास्ट है नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। क्या होता है, अपने मूल्य गणना शुरू करते हैं और प्राधिकरण पर प्रश्न उठाते हैं। ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्या करते हैं, प्राधिकरण पर प्रश्न उठाते हैं, अथॉरिटी पे प्रश्न उठाते हैं। बिगेन टू फॉर्म देयर ओन वैल्यूज, अपनी खुद की वैल्यू बनाना शुरू करते हैं। ये इनकी मॉरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में होता है। ठीक है, तो अडोलसेंट में क्या क्या बदलाव होते हैं वो हमने देख लिया। अडोलसेंट लर्नर्स क्या है, इनकी उम्र हमने देख ली, और ये 12 से 18 साल तक होते हैं। इनके अंदर कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, कुछ इनके अंदर भावनात्मक बदलाव होते हैं, कुछ इनके अंदर सामाजिक बदलाव आते हैं, कुछ इनके अंदर संज्ञानात्मक बदलाव आते हैं, और कुछ इनके अंदर नैतिक बदलाव भी आते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के आपके लर्नर्स अधिगम करता होते हैं, जो कि प्रौढ़ अधिगम करता होते हैं, अडल्ट लर्नर्स होते हैं। इनकी उम्र 18 या फिर 20 साल से ऊपर की होती है। 20 साल से बड़ा बच्चा है, 25 साल से बड़ा बच्चा है तो वो बच्चा नहीं है, फिर वो अडल्ट हो चुका है, उसको पता है वो अपने डिसीजंस भी खुद ले सकता है, ना वो ज्यादा अपने बहन भाई पे, माँ बाप के ऊपर निर्भर रहेगा। खुद को पता है कि उसको लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको कैसे फ्यूचर बनाना है, अपने है ना करियर किस तरीके से बनाना है, सारी चीजें, सारे डिसीजन वो खुद ले सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनेगा। यानी कि अब वो जो इंसान है, वो जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है, तो बड़ा बच्चा जो है वो आपके अडल्ट लर्नर्स में आएगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है उसको देख लेते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ऐसे बच्चे जो है वो स्वनिर्देशित होते हैं। जो भी अडल्ट होते हैं वो स्वनिर्देशित होते हैं। वयस्क अपनी सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। अब हम जो बच्चे हैं, हम अडल्ट हैं, तो क्या कभी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा पढ़ाई कर ले, पापा बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर ले, तेरा एग्जाम आने वाले हैं, तेरा EMRS का एग्जाम है तो पढ़ाई कर ले? नहीं, हमको पता है कि हमारा कौन सा पेपर है, कब पेपर होने वाला है, कितना टाइम है हमारे पास में, कब हमको सिलेबस कवर करना है, कब रिवाइज करना है, कब प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें हमको अपने दिमाग में पता है, हम स्वनिर्देशित हैं। लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम 3rd क्लास में थे, 4th क्लास में थे, 5th क्लास में थे, तो मम्मी पकड़ पकड़ के बिठाती थी कि बाहर खेलने मत जा, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, तब बोलना पड़ता था ना हमको। लेकिन आज के टाइम में नहीं बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब की और अब की उम्र जो है उसमें अंतर है। तब हम छोटे थे, हमारे दिमाग का विकास नहीं हुआ था, हम कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, 20-25 साल के हो गए, तो अब हमको पता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम स्वनिर्देशित हो चुके हैं, अब हम सेल्फ डायरेक्टेड हो चुके हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, अडल्ट जो है अब वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। अब हम खुद की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं ना, हमको क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कैसा करियर बनाना है, कैसा फ्यूचर बनाना है, हम खुद की जिम्मेदारी स्वयं ले सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि वयस्क अपने सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। ये पहली विशेषता है। दूसरी क्या है, अनुभव आधारित होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। छोटा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, तो उसमें क्या अनुभव होगा, उसने कुछ देखा ही नहीं है जीवन में, 5 साल उसको हुए हैं इस जीवन में आए हुए, उसको क्या एक्सपीरियंस होगा। पर हम अगर 25 साल के हो चुके हैं तो हमारे पास में जो भी एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंसेस से आगे के जीवन में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका पता लगा सकते हैं, उसका अनुभव हमको हो जाता है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो अडल्ट बच्चे होते हैं, अनुभव आधारित होते हैं। वे अपने जीवन, कार्य, अनुभव को सीखने में उपयोग करते हैं।
अगर मेरे साथ में पहले मैंने अगर पढ़ाई करी, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी, उसमें अगर मैं 1-2 बार फ़ेल हो गई, तो मेरे को वो जो अनुभव मिला है, अब मैं तीसरी बार जब तैयारी करूँगी, तो मैं उस अनुभव का इस्तेमाल करूँगी कि यार, मैंने पहले 2 बार ऐसी गलतियाँ कर दी, अब तीसरी बार मुझे ये गलती नहीं करनी है। मेरे को अनुभव हुआ, उसका मैंने इस्तेमाल करा, उसका मैंने उपयोग करा अपने सीखने में। पर जो 5 साल का, 7 साल का बच्चा है, उसको क्या अनुभव होगा? उसमें कोई अनुभव नहीं हो सकता है। तो एडोलसेंट बच्चे जो हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन अडल्ट जो होते हैं, वो एक्सपीरियंस बेस्ड अनुभव आधारित होते हैं, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है लक्ष्य उन्मुख होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। गोल ओरिएंटेड कैसे? वह विशेष उद्देश्यों के लिए सीखते हैं, करियर के लिए, कौशल के लिए, ज्ञान के लिए सीखते हैं। अब जो अडल्ट बच्चे होंगे, उनका एक लक्ष्य होगा, उनका एक गोल होगा। हम सबका एक गोल है, मेरा अपनी लाइफ में क्या करना है अपना अलग गोल है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है अपना अलग गोल है। सब गोल ओरिएंटेड है, हमको हमारे लक्ष्य की तरफ जाना है, हम लक्ष्य उन्मुख हैं। लेकिन एडोलसेंट बच्चा है जो 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसको ये ही नहीं पता है कि आज का होमवर्क उसको किस तरीके से करना है, तो अपने गोल और अपने लक्ष्य तो क्या ही बनाएगा वो, क्योंकि वो छोटा है ना, उसके दिमाग का विकास ही नहीं हुआ है, तो लक्ष्य और ये सारी चीजें उस पर है ना, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हम बड़े हो चुके हैं, तो हमको पता है हमारे गोल क्या है, हमको किस तरीके से गोल की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये आपकी तीसरी विशेषता है कि जो अडल्ट बच्चे होते हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको पर्पस अपना जीवन का पता होता है। ठीक है। अगली विशेषता क्या है? रेलेवेंस ओरिएंटेड यानी कि प्रासंगिकता उन्मुख। उन्हें व्यावहारिक और उपयोगी ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक्सपीरियंस बेस्ड वो होते हैं, हमने आपको बता ही दिया। तो अगली विशेषता है मोटिवेशन। मोटिवेशन किस प्रकार से मिलता है? आंतरिक प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अडल्ट लर्नर्स जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक मोटिवेशन उनके अंदर होती है। लेकिन एडोलसेंट बच्चे जो होते हैं वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं। एक्सटर्नली मोटिवेटेड कैसे? अब हम जब छोटे थे या फिर कोई छोटा बच्चा भी आपने देखा होगा, आपके घर में भाई-बहन होंगे तो, कि छोटे बच्चे को हमको लालच देना पड़ता है कि तू होमवर्क कर ले, मैं तेरे को चॉकलेट दूँगी। तू होमवर्क कर ले, मैं तेरे को एक है ना ये चीज़ दिलाऊँगी, मैं तेरे को ये टॉय लाकर दूँगी, मैं तेरे को चॉकलेट लाके दूँगी। कुछ भी हमको उसको लालच जो है वो देना पड़ता है। उस लालच की आड़ में वो अपने होमवर्क, अपना काम जो है वो कर लेता है। लेकिन क्या हमको कोई लालच देना पड़ता है कि तू 1 घंटे बैठ के ईएमआरएस की तैयारी कर ले, मैं तेरे को चॉकलेट दूँगी? कोई बोलता है हमको? नहीं बोलता ना। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है। अब हमको पता है, हम बड़े हो चुके हैं, हमारे अंदर से ही ये मोटिवेशन है, हमारे अंदर से ये प्रेरणा है कि नहीं भई मुझे एमआरएस की तैयारी करनी है, पेपर पास करना है, नौकरी लगनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैसे खुद कमाने। अब हमारे अंदर अपना मोटिवेशन है, लेकिन छोटा बच्चा उसको पता ही नहीं है क्या मोटिवेशन, क्या बिना मोटिवेशन, उसको ये सारी बातें पता ही नहीं है, तो उसको लालच दे-दे के काम करवाना पड़ता है। तो ये होता है आंतरिक और बाहरी मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन होता है अडल्ट बच्चों में, क्योंकि हम समझदार हैं, हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो आंतरिक रूप से आता है। हमारे अंतरात्मा बोलती है कि ये काम तुझे करना पड़ेगा, तेरे लिए करना पड़ेगा। लेकिन छोटा बच्चा है, वो ये सारी चीजें नहीं समझता है, तो उसको बार-बार दूसरे बोलेंगे तब वो कार्य करेगा। तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन उसको देना पड़ता है कि तू ये काम करेगा तो ये लालच देंगे, वो काम करेगा तो वो लालच देंगे। उस लालच की आड़ में वो सारे काम कर लेता है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन छोटे बच्चे को देना पड़ता है। तो अगर पूछे कि मोटिवेशन जो है वो अडल्ट में और एडोलसेंट में किस प्रकार का होता है? तो याद रखना, अडल्ट बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन होता है, लेकिन एडोलसेंट में एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। और जो आपके अडल्ट लर्नर्स होते हैं, जो आपके प्रौढ़ अधिगमकर्ता होते हैं, ये समस्या केंद्रित होते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं। भाई समस्या क्या है जीवन में, उसको समस्या का हल करने पे ध्यान देते हैं। लेकिन एडोलसेंट है, छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता होगा कि समस्या का समाधान कैसे करना है। 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, क्या खुद की समस्या का समाधान कर सकता है? नहीं। अपने भाई-बहन के पास में जाएगा, अपने मम्मी-पापा के पास में जाएगा, है ना? लेकिन हम बड़े हैं, हम 20-25 साल के हैं, तो हमारे जीवन में क्या समस्याएँ आ रही है, उसका समाधान भी फिर हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, समस्या केंद्रित होते हैं। ये आपकी अडल्ट की और एडोलसेंट की विशेषताएँ थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है सारी ही चीज़ें। अब हम अगर आगे बढ़ें, तो एक कंपैरिज़न का टेबल मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, तुलनात्मक सारणी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आयु का कंपैरिजन करें, तो एडोलसेंट की उम्र 12 से 18 साल होती है और अडल्ट की उम्र 18 प्लस यानी कि 20 प्लस समझ सकते हो। लर्निंग स्टाइल की बात करें भाई, है ना, अधिगम का स्टाइल कैसा होता है, तो ये टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जो एडोलसेंट होते हैं ना, वो आपके टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो प्रौढ़ अधिगम करता होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, स्व-निर्देशित होते हैं, खुद की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। हाँ, मोटिवेशन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, किशोर जो अधिगम करता होते हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन उनको देना पड़ता है।
लेकिन जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं, जो प्रौढ़ अधिगमकर्ता होते हैं, उनको आंतरिक रूप से ही मोटिवेशन उनके खुद के अंतर आत्मा से निकलता है, उनको बाहर से कोई मोटिवेशन देने की जरूरत ही नहीं होती है। हम अगर कॉग्निशन की बात करें, कॉग्निशन यानी कि दिमाग की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो जो आपके है ना अडोलसेंट लर्नर्स होते हैं, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो अडल्ट लर्नर्स हैं वो तो मैच्योर हैं, वो रीजनिंग को, प्रैक्टिकल थिंकिंग को, सबको समझ सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो अडोलसेंट लर्नर्स जो होते हैं, किशोर अधिगमकर्ता होते हैं, इनमें कुछ लिमिटेड ही एक्सपीरियंस हो पाता है। अभी 12 साल का, 15 साल का बच्चा है तो ज़्यादा अनुभव की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन कोई 25 साल का बच्चा है, 25 साल से बड़ा आदमी है, तो उसके अंदर अनुभव अच्छा खासा हो जाता है। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ या फिर काफ़ी अच्छी लाइफ के एक्सपीरियंस उसके अंदर हो जाती है। हम ज़रूरतों की बात करें तो इनके अंदर बिलॉन्गिंगनेस, आइडेंटिटी, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन अडल्ट के अंदर रेलेवेंस, प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है? ये मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बता दिया है। अब लास्ट में हम फटाफट से क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किशोर शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? किशोर यानी कि अडोलसेंट लर्नर्स की विशेषता क्या है? स्वनिर्देशित होते हैं? नहीं, ये अडल्ट होते हैं। अडोलसेंट तो छोटे हैं ना, वो स्वनिर्देशित नहीं हो सकते हैं। रैपिड फिजिकल चेंजेस आते हैं क्या? क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फेस पे एक्ने वगैरह आते हैं। क्या वर्क एक्सपीरियंस होता है? बिल्कुल नहीं होता है, या फिर बहुत ही लिमिटेड होता है। क्या लक्ष्योन्मुख होते हैं? नहीं होते। छोटे बच्चे हैं, क्या लक्ष्य को समझेंगे? नहीं समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, प्रौढ़ शिक्षार्थी प्रायः किससे प्रेरित होते हैं? भाई अडल्ट लर्नर्स किससे मोटिवेटेड होते हैं? साथियों के दबाव से, या फिर है ना अंक और ग्रेड से, आंतरिक लक्ष्य से, या फिर शिक्षक के निर्देश से? हमने पढ़ा था आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन इनको मिलता है। ना ही ये मार्क्स से प्रभावित होते हैं, ना ही ये किसी के दबाव में आके अपनी पढ़ाई लिखाई मोटिवेशन करते हैं, ना ही ये शिक्षार्थी के निर्देशनों के अनुसार मोटिवेशन मिलता है, बल्कि मोटिवेशन इनको आंतरिक रूप से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, किशोरों में मूड में उतार चढ़ाव किस कारण की वजह से होता है? भाई एडोलसेंट में मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो किस कारणवश होते हैं? हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, करियर गोल की वजह से होते हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्रेरणा की कमी की वजह से होते हैं? तो ऑब्वियस सा सवाल है, हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, उसकी वजह से इनके मूड स्विंग्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट लर्नर्स? भाई किशोर शिक्षार्थी की विशेषता कौन सी नहीं है? अब ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नॉट लिखा है या फिर बिना नॉट का सवाल है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है वो आपसे पूछा है। साथियों का प्रभाव होता है, विद्रोही स्वभाव के होते हैं, समृद्ध पूर्व अनुभव होता है, या फिर पहचान निर्माण होती है? तो पीयर इन्फ्लुएंस होता है, साथियों का प्रभाव होता है, मैंने आपको बताया। रिबेलियस होते हैं, विद्रोही होते हैं, और आइडेंटिटी यानी कि पहचान निर्माण करने की इनको जरूरत होती है, लेकिन अनुभव इनके अंदर नहीं होता है, वो अडल्ट के अंदर होता है, प्रौढ़ जो अधिगम करता होते हैं उनके अंदर होता है, ना कि किशोर शिक्षार्थियों में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े तो क्या पूछा है, अडल्ट लर्नर्स प्रेफर लर्निंग दैट इज, यानी कि प्रौढ़ शिक्षार्थी किस प्रकार के अधिगम को पसंद करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट, व्यवहारिक और प्रासंगिक, प्ले बेस्ड खेल आधारित, या फिर टीचर डिपेंडेंट यानी कि शिक्षक निर्भरता? अडल्ट बच्चे कौन है, प्रौढ़ कौन है, जो बड़े हो चुके हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल, रेलेवेंस, प्ले बेस्ड, क्या खेल कूद के? 25 साल का आदमी कभी देखा है कि वो खेल कूद के सीख रहा है? नहीं ना। क्या वो शिक्षक पे आधारित होता है? नहीं, वो प्रैक्टिकल आधारित होता है, वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और प्रासंगिक आधारों पे जो चीजें हैं उसको सीखता है, अधिगम अपना करता है, प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल करें तो क्या बोला है, किशोर किस प्रकार के चिंतन का विकास करते हैं? अडोलसेंट बिगेन टू डेवलप विच टाइप ऑफ थिंकिंग? ठोस, अमूर्त, यांत्रिक, या फिर भावात्मक? ये हमने देखा था कि अमूर्त थिंकिंग इनके अंदर विकास होना शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, द नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड बिलोंगिंगनेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अडोलसेंट, अडल्ट, या फिर ओल्ड एज? भाई है ना, बिलोंगिंगनेस की जो जरूरत होती है, पहचान और समूह से जुड़ाव की आवश्यकता कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होती है? तो हमने पढ़ा था किशोर अवस्था में होती है, अडोलसेंस के अंदर होती है। ठीक है, ये हमने कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस को करे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये टॉपिक, 2 प्रकार के लर्नर्स देखे, 2 प्रकार के अधिगमकर्ता देखे, किशोर अधिगमकर्ता और प्रौढ़ अधिगमकर्ता, अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हमने देख ली। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके अपने रिव्यू जरूर से मुझे बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।